सारे लोग हमारे इस फैमिली में ऐसे हैं कि जिनको कोई भी बिजनेस का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ना भी कोई उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव लिया है, कुछ काम किया है, पहली बार बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार इन सब चीजों को अपने ये काम करने के लिए कई सारी चीजें छोड़ के ये काम कर रहे हैं। और ये जो ईमानदारी है, ये जो सच्चाई है, ये जो सिंसियरिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एक जगह टैलेंट है और एक जगह सिंसियरिटी है, मेहनत है, तो दोस्तों ये सिंसियरिटी है, ये हार्डवर्क है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आज इस सेशन की शुरुआत मैं आपके अभिनंदन से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं जिस तरह से आप ईमेल भेज रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ईमानदारी से, सच्चाई से की हुई मेहनत है। लेकिन इसके साथ मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप उन सभी लोगों का जो आपके साथ, आपके लिए, आपके तहसील में काम कर रहे हैं। वो तहसील लेवल का काम हो, ग्राम पंचायत लेवल का काम हो, कई सारे चैनल पार्टनर्स हो जो आपके साथ आज इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज को करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए आपका हाथ बटा रहे हैं। तो पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोई भी प्रदेश कितना डेवलप्ड है ये जिससे जाना जाता है, उसका एक चीज ऐसी भी है कि वो प्रदेश, उसमें कितना स्पेशलाइजेशन है। यानी अगर आप ऐसे शहर में जाओगे जो शहर ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे आपके राज्य की राजधानी, तो वहां आप देखोगे कि तो ऐसी ऐसी दुकानें होती है कि जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है। यानी एक चीज के लिए वो प्रॉपर एक दुकान होती है। ऐसे शहर में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको नजर आएंगे, जो स्पेशलिस्ट बाकी की जगह के आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे डेवलप्ड जगह पे, प्रदेशों में, देशों में वो आपको नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ डॉक्टर या दुकान की बातें, हर सेक्टर में ऐसे होता है स्पेशलाइजेशन। और ये स्पेशलाइजेशन बताता है कि आप कितने डेवलप्ड हो। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति भी इतनी बोली भाषा है, इतनी संस्कृति, इतनी अलग अलग तरह की इसीलिए है क्योंकि हम बहुत सालों से हमने अपने देश को, अपनी संस्कृति को डेवलप किया है। वैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे बहुत डिफरेंट तरह के स्पेशलाइज्ड लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉर्पोरेट में बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। कुछ लोग ऐसे कि जिन्होंने लोक सेवा में, यानी केंद्र शासन, राज्य सरकार में बहुत बड़े लेवल पे काम किया, जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कि जिन्होंने इंजीनियर करके बहुत बड़े बड़े प्लांट चलाए हैं, इंजीनियर करके इनोवेशन में काम किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेस्ट है। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी है जो बांबू के ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो आप जिसे देख के आपको पता चलेगा कि हम आसानी से ये प्लास्टिक, रबर, इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हर चीज के एक स्पेशलाइज्ड लोग से भरी हुई है हमारी ये फैमिली। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन, कोई भी देश जब महान बनता है ना, उनके लोगों के कारण महान बनता है। और आज हमारे एमसीएल परिवार में ऐसे लोग हैं कि जिनके बिना पर, जिनके साथ हम लोग अपने इस विजन और मिशन को बहुत जल्दी और आसानी से पाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ टॉपिक के साथ, कुछ डिस्कशन के साथ। तो सबसे पहले अभी इस नए पर्व की जब हमने शुरुआत की है, इस एमकोल प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लगाने की शुरुआत की, उसमें पहली चीज जो आती है वो है लोकेशन, कि हम कौन सा लोकेशन देखें, लोकेशन फाइनलाइजेशन कैसे करें। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकेशन फाइनल के लिए सबसे पहले तो आपको उसके उद्देश्य को, उसके मकसद को अच्छी तरह से समझना होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं। हमें 100 टन रॉ मटेरियल किसानों से लेकर 30 टन कोयला तैयार करना है। अभी इस चीज को क्या क्या चीजें लग सकती है, अभी ये सोचने के लिए उतनी सूझबूझ काफी है, जिस सूझबूझ के साथ कई सारे आपने घर के काम किए होंगे। जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो, जरूरी नहीं कि आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो, जरूरी नहीं कि आपको कोई ऐसा अनुभव हो, लेकिन अगर आपने घर में किसी की शादी की है, घर में कोई इवेंट किया है, इवन अभी नवरात्रि के दिन, नवरात्रि दिन में अगर सार्वजनिक नवरात्रि के जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, तो उसमें भी कई सारी चीजें हम लोग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, गरबा का आयोजन करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जगह कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था करनी होगी। ये सब चीजें जो देखती है ना, बस उतनी ही सूझबूझ जरूरी है
हमारा लोकेशन फाइनल करने के लिए। एक बात तो है टेक्निकल, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, शेड कितनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जब ये पूरा प्रोजेक्ट जब मैनेज करना है और आप इसके प्रमुख हो, इस पूरे बिजनेस के प्रमुख हो, तो आपको बस उतनी सूझबूझ चाहिए जितनी सूझबूझ हम घर का, अगर खुद का कोई घर का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए जो करते हैं बस उतनी। तो दोस्तों इसी सूझबूझ के साथ शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो देखेंगे स्पेस, जगह। तो बायोमास ब्रिकेट के जितने भी प्लांट आज के इस भारत में है, मैक्सिमम प्लांट्स की जो क्षमता है वो 10 से 15 टन पर डे आउटपुट की है। जो भारत का सबसे बड़ा प्लांट करके क्लेम करते हैं, उनका प्लांट 60 टन पर डे आउटपुट का है। तो ऐसे कोई भी आदमी से अगर आप पूछोगे कि मुझे 100 टन इनपुट का प्लांट लगाना है, 30 टन आउटपुट का प्लांट लगाना है, तो वो कहेंगे कि आपको कम से कम 8-10 एकड़ जमीन लगेगी, क्योंकि जो 60 टन पर डे का आउटपुट का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो भी 50 एकड़ जमीन में। और कोई भी अगर एग्रोबेस्ट इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, चीनी की फैक्ट्री हो गई, उसमें भी अगर आप देखोगे कि जहां 100, 200, 400, 500 टन माल आता है, तो वहां जगह भी 100, 150, 200 एकड़ होती है। यानी 50 एकड़ के नीचे तो कोई भी ऐसा शुगर का प्लांट लगता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति आज बाहर है। तो कोई भी आपको बोलेगा कि ये प्लांट, इस प्लांट के लिए 5-6 एकड़ तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, आपको 5-6 एकड़ नहीं, आपको सिर्फ 1 एकड़ जगह देखनी है जिस जगह में हमें ये प्लांट लगाना है। जिस जगह में ये 100 टन आएगा, ये प्रोसेस होगा और 30 टन माल को हम तैयार करेंगे। अभी इसके 2 कारण है कि हम क्यों 1 एकड़ बोल रहे हैं, जबकि पूरी लोग बाहर के कंसल्टेंट ज्यादा आपको बोल सकते हैं। सबसे पहले तो 1 एकड़ ऐसी जगह है जो हम आसानी से हमारे तहसील में प्राप्त कर सकते हैं, हमें अवेलेबल हो सकती है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं 5 एकड़ है उससे ज्यादा रखूं तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारे कई सारे ऐसे तहसील है कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल। तो 1 एकड़ ये आसानी से उपलब्ध हो सकता है। और जरूरी नहीं कि 1 एकड़ में काम ना हो, क्योंकि जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव में शायद हो सकता है कि 100 टन माल हैंडल करने के लिए 50 एकड़ या 10, 20, 50 एकड़ लगेगी जमीन। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो शहर में कई सारे ऐसे उद्योग हैं कि जहां 100 टन और उससे भी ज्यादा माल, रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, इसको 1 एकड़ से भी कम जगह में हैंडल किया जाता है कि नहीं? आप अपने शहर में कचरे की कोई चीज है, कोई रद्दी वाली चीज है, या कोई भी ऐसा लॉजिस्टिक वाला जगह देखिए कि जहां 100 टन से भी ज्यादा माल वो एक कम से कम जगह में वो एडजस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा ट्रक कब आएगा, कितने जल्दी उसको हम डाउनलोड करेंगे, ये सब चीजों का उसमें इस्तेमाल होता है। तो 1 एकड़ ऐसी जमीन है कि जो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अच्छी तरह से मैनेज करके उसको हम लोग इस चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि आपको अपने तहसील में आने वाले दिनों में कई सारे सिर्फ कोल के प्लांट लगाने, ऐसा मैं बोलता हूं। यानी 2 एनर्जी और ऑयल एंड गैस, ऐसे 2 सेक्टर्स हैं। ऑयल एंड गैस में तो मीथेन ही जनरेट करना है, उसके बेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग होने वाली है, उसके बेस में कई सारे सेक्टर्स हमारे डेवलप होने वाले, हमने बहुत बार डिस्कस किया और आने वाले दिनों में भी मैं बहुत डिटेल में ये डिस्कस करूंगा और आप इसको करोगे। क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या होगा मीथेन से, सीएनजी से, कुकिंग गैस से लेके हम लोग क्या क्या तैयार करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसे बताऊंगा नहीं, आप करेंगे सब कुछ। लेकिन जहां तक कोल की बात है, ये कोल आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है वो कोयले से तैयार होता है। तो कोयले के भी प्रोजेक्ट करेंगे आप आने वाले दिनों में, कई सारे प्रोजेक्ट आपको कर रहे हैं। तो 1 एकड़ में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आने वाले दिनों में उसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, इसीलिए 1 एकड़। दूसरे, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए? तो ऐसे सभी बायोमास के प्लांट जो आज की तारीख में चल रहे हैं और जो आपने देखे भी होंगे, कहीं भी 100 किलोवाट से ऊपर बिजली नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें बिजली चाहिए 315 किलोवाट। अभी 315 किलोवाट क्यों चाहिए? तो दोस्तों हमें वो बायोमास को कंप्रेस करके उसकी ब्रिकेट, उसकी पिलेट उतना ही नहीं बनाना है, हमें उससे इस तरह का कोयला बनाना है जो कोयला हमारे इस कोयले को रिप्लेस करे। ऐसा कोयला बनाना है कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बेहतर हो, ऐसा कोयला बनाना है कि जिसकी शेल्फ लाइफ
यानी नॉर्मल बायोमास ब्रिकेट जो है वो अगर आप इस ऐसे दिनों में, अभी बारिश के दिनों में तो ज्यादा रख भी नहीं सकते, वो उसको बहुत जल्दी हमें इस्तेमाल करना होता है, ऐसी इतनी उसकी लाइफ होती है। नहीं तो जैसे किसी खाने को फंगस आता है वैसे उसको आ सकता है, ऐसे कई सारे बायोलॉजिकल चीजें हैं। लेकिन हमें ऐसा कोयला बनाना है कि जो ज्यादा देर तक हम लोग वैसे ही रख सकते हैं, हम अपने देश से दूसरे देश को निर्यात कर सकते हैं। तो ये चीज करने के लिए लगती है इलेक्ट्रिसिटी। तो कितने चाहिए मिनिमम? तो मैं तो आज की तारीख में कहूंगा कि आपके साइड पे वो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। उसको अपग्रेड करे क्या करे तो ठीक है, हम लोग करेंगे। अगर आपके पास 100 किलोवाट भी है तो भी हम लोग देखेंगे कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो कैसे उसका ही इस्तेमाल करके हम लोग बाकी का काम आगे कर सकते हैं। शेड, शेड के बारे में भी अगर आप देखोगे तो ऐसी चीजों के लिए 100 टन जहां माल आ रहा है वहां 8,000 से लेके 10,000 स्क्वायर फीट इतनी जगह लगेगी, शेड लगेगी इस पर। लेकिन हम कहते हैं कि शेड आपको एक 5,000 स्क्वायर फीट की शेड चाहिए। लेकिन मैं तो इसके लिए भी हम लोग तैयार है कि अगर कम 3-3,500 स्क्वायर फीट भी आपकी शेड है, उसमें ये बेसिक प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स तैयार हो, और जो यूटिलिटीज है वो अगर करनी है तो आजू बाजू जैसे अभी नवरात्रि के लिए अपने मंडप तैयार किए हैं वैसे कुछ करेंगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट को लगाएंगे, जल्दी से जल्दी लगाएंगे, और अपने वहां एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसकी दिशा में हम लोग काम करेंगे। और कई सारे ऐसे भी सुझाव आए हैं, कई सारे ऐसे मेल भी आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है, एनए है, लेकिन वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी नहीं, शेड वगैरह नहीं, तो क्या हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वो ऐसे ऐसे सब है, तो सर नहीं करनी है आज। इसका कारण यह है कि हम अभी जो बायोफ्यूल स्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लाने में कितनी कितनी मुश्किल होती, कितनी चैलेंजेस है, कितनी दूर हो सकती है वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, कितना समय लग सकता है उसको, कितने पैसे लग सकते हैं हमारे। शेड्स की भी अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की भी बात करूं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए सीधे सिंपल ग्राम पंचायत जो एनओसी होती है वहां से लेके कई सारी चीज लगती है। तो क्यों इसमें आज की तारीख में हम समय अपना वेस्ट करें, जबकि हमारे पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया आप जहां ये दो चीजें हो, इलेक्ट्रिसिटी और शेड हो, वही हम लोग आज की तारीख में आपका काम शुरू करते हैं। पानी, पानी का स्टोरेज हमें चाहिए 50,000 लीटर का। घर में अगर 5 लोग हैं तो हम लोग देखते कि हमें 400 लीटर 500 लीटर की इतनी जो टाकी है या उतना जो स्टोरेज है उतना सफिशिएंट होता है। वैसे ही हमारे इस फैक्ट्री को, उस प्रोसेस को, या जो मजदूर है वहां काम करेंगे, सभी लोग वहां रहेंगे, उस सबकी जो यूटिलिटीज है उसके लिए जो पानी चाहिए वो लगभग 50,000 लीटर का है। वे ब्रिज, वजन काटा, वजन काटा तो कंपलसरी चाहिए, क्योंकि कितना माल आया, कितना माल गया, ये कैसे हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए कंपलसरी जब भी कोई माल रॉ मटेरियल आता है तो उसको भी हमें वे करना पड़ेगा, उसका वजन करना पड़ेगा, जाते वक्त भी वजन करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपके जगह पे अगर ये वजन काटा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वजन काटा अगर हमारी इस जगह पे नहीं है, आजू बाजू है, 100-200 मीटर पे है, तो भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये होना जरूरी है। और इसके अलावा कई बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नजर आएंगे। आपके जमीन को आप देखेंगे कि कंपाउंड कैसा है, हो सकता है कि कंपाउंड नहीं हो, तो ऐसी जगह पे कंपाउंड में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हम दीवार नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लीज की जमीन है वो, हम लोग आसानी से उस कंपाउंड को बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं और अपने कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। गेट नहीं है तो किस तरह का गेट तैयार कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, या आज का भी जो गेट है कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के भी नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, सिक्योरिटी का भी इसके लिए है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जो गेट से अंदर फैक्ट्री में जो भी ट्रक आएंगे, ट्रैक्टर आएगा, बैलगाड़ी भी हो सकती, तो ये सब चीजें हम लोग उसकी रिस्क का रिकॉर्ड रखें, जाते वक्त कितना माल जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखें। इसके लिए चाहिए वो केबिन। उसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी चाहिए जहां आप खुद बैठे, जहां आपका जो कुछ स्टाफ है वो बैठे, ये पूरी चीज को अच्छी तरह से उनका रिकॉर्ड रखें कि कितना काम किया, कितना काम हो रहा है। ये सब चीजों के लिए फिर ऑफिस, एडमिन बिल्डिंग,
वो भी कहाँ रखे, कौन सी जगह आज अवेलेबल है, या हमारा अगर बड़ा शहर है तो उसके अंदर ही एक जगह पे रखे। ये सभी चीजों को हमें अपने घर जैसा, जैसे हम लोग अपना कोई उत्सव करते हैं, कोई इवेंट करते हैं घर में, इस तरह से सोचना है। मैं जब भी बोलता हूँ ना एक्शन प्लान, एक्शन प्लान यानी बहुत कुछ बड़ा ऐसा मत सोचिए आप। एक्शन प्लान यानी सिंपल, मैं इस चीज को कैसे हर दिन डे टू डे लेवल पे मैनेज कर सकता हूँ, कैसे मैं, अगर मुझे इस चीज को चालू करना है तो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे सोचनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक वही पेन लेके बैठिए, इसके बारे में सोचिए, छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखिए, बस यही है एक्शन प्लान। फिजिबिलिटी ऑफ नेपियर ग्रास, अभी इसके लिए जो 100 टन माल नेपियर ग्रास आएगा, किस तरह से आएगा, कितनी गाड़ियां आएगी, मेरे इस तहसील में, मेरे इस गांव में कौन सी गाड़ियां, यानी ट्रैक्टर सही रहेगा या बाकी कुछ गाड़ी रहेगी, उनका कितना कॉस्ट रहेगा, ये सभी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी भी जरूरी है, क्योंकि रोड के बिना तो ना माल आ सकता है, ना बाहर हमारा फिनिश प्रोडक्ट जा सकता है। तो ये सभी चीजों को हमें लोकेशन फाइनलाइजेशन में कंसिडर करना होगा, और इस सभी चीजों के बेसिस पे ही हमें लोकेशन को फाइनल करना है। अभी इसमें और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार क्या होता है कि आप 3-4 ऑप्शन है ऐसे बेचते हो कि देखो सर ये 4 ऑप्शन है, आप बताओ अभी क्या करना है। तो ठीक है, हम लोग भी देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी चीजें जरूरी है, जो प्रायोरिटी वाइज है और जो बेहतर है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये सूझबूझ सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है। आपको ये समझना चाहिए कि 4 जो ऑप्शंस है, इसमें मेरे हिसाब से जब मुझे प्लान तैयार करना है तो ये सही हो सकता है। तो डिसीजन जब लेना है, उसके बारे में जब सोचना है अच्छी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो जो इसके बारे में डिसीजन आपको लेना है, ले सकते हो। दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है लीज एग्रीमेंट। तो ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ये लोकेशन फाइनल की, तो फिर आगे लीज कैसे करें, एग्रीमेंट कैसे करें। तो हम आपको बोलते हैं कि हमें ये लीज एग्रीमेंट 15 साल के लिए करना है। अभी 15 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन क्यों 15 साल, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों कैसा है कि आप जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत करोगे, उस बिजनेस को समझने में, उसके कई सारे जो चैलेंजेस आपको आएंगे उसको सॉल्व करने में, सॉल्यूशन लाने में, या कोई चीज आज पहली बार जब करोगे तो क्रूड होगी, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको बेहतर 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 बेस्ट करने के लिए समय लगता है। ये बिजनेस अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करने के लिए शायद आपको 2-3-4 साल लगे, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट फिर इस बिजनेस में हो जाओ, हर चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगी। और ये सिर्फ अपने बिजनेस की नहीं, ये पूरा यूनिवर्सल लॉ की, जब भी कोई बिजनेस में नहीं उतरता है तो उसको इतना समय लगता है। इसलिए आप देखोगे कि अगर बैंक से बिजनेस लोन आप लोगे तो बैंक का बिजनेस लोन हमेशा 7-8 साल और उसके आगे का होता है, कम से कम 7 साल का बिजनेस ये होता है, बिजनेस लोन होता है। और उसके प्रोजेक्शन भी कहते होते कि पहले साल अगर 100% हमको काम करना है तो पहले साल तो वो देखते हैं कि हम शायद 40%, 50% ही उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कुछ है बिल्डिंग। तो कोई भी प्लान की शुरुआत या ग्रोथ ऐसी ही होती, और इसीलिए बैंक हो या कोई भी आदमी आपको बोलता है कि पहले 7-8 साल तो आपको लगेंगे, उसके साथ 1-2 साल ऐसे रखिए कि जिसमें विदाउट लोन आप काम करके, तो 9-10 साल या 8 से 10 साल तक आपकी लीज होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि आपको ये जो लीज करनी है वो कम से कम 7-8 साल होनी चाहिए ना, क्योंकि ये चीजों में, इस सब दिनों में आप उस बिजनेस को अच्छी तरह से समझोगे, एस्टैब्लिश होगे। और अगर एस्टैब्लिश होके उसको सीखना, उसमें एक्सपर्ट होना, ये हमारा उद्देश्य है आज की तारीख में। लेकिन आज की टिपिकल स्टोरी क्या होती है मैं आपको बोलता हूं। टिपिकली क्या होता है, आप जब भी देखो, कोई भी अगर आपको ये देगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो लीज बनाएंगे वो 3-4 साल ऐसे होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि क्या होता है बाहर, 3 साल की लीज करेंगे, 2 साल की, 3 साल की, और बाद में बहुत कुछ उसमें रहता है कि चलो उसके बाद 2 साल के बाद हम लोग बढ़ाएंगे, और 2 साल के बाद हम लोग फिर से एक एग्रीमेंट करेंगे, उसमें इतना इंक्रीमेंट होगा, ऐसा सब कुछ वो लिखते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने देख लिया कि यार मेरी जगह पे वो आदमी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो काम तो मैं भी कर सकता हूं।
जिस मेरे जगह पे ये सब कुछ हो रहा है तो मैं उसको क्यों रखूं? तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप उसमें निकल जाए। मैं मेरे सामने आंखों के सामने घड़ी हुई एक घटना मैं आपको बोलता हूँ, स्टोरी आपको बोलता हूँ। हमारे यहाँ मुंबई में एक जगह में बहुत सारे चाल चाल सब है, और वहां एक मेन चौक है, और उसके थोड़ी सी दूर एक दूसरा चौक है। लेकिन वो ऐसा चौक है, छोटा सा चौक है, और उसमें बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा गाला है जो ऐसे ही बंजर पड़ता था, या कोई कोई कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही पड़ा हुआ था वो। दुकान दुकान बोल सकते हैं आप उसे। तो एक डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने बाहर पढ़ाई की, महाराष्ट्र में बाहर, और वही आके फिर उसने वो रेंट पे वो गाला लिया, दुकान लिया, और वहां उसने अपना दवाखाना शुरू किया। अभी वो ऐसा चौक जहां ज्यादा कोई देखना, कोई दुकान बिकान नहीं है, एकदम ऐसे पड़ा हुआ ऐसे दुकान उन्होंने उसने लिया। और उसमें पहले तो 1.5 साल इस डॉक्टर ने ऐसा समझे कि कुछ नहीं किया, क्योंकि सुबह वो आते थे, सुबह जो कुछ पेशेंट आते थे उनसे बात करते थे, लेकिन 1.5 साल तक उन्होंने वेट किया, सिंसियरली काम किया। लेकिन 1.5 साल के बाद लोगों को पता चला कि ये डॉक्टर कितना अच्छा है, कि डॉक्टर जो बात करता है या जिस तरह से मेडिसिन ट्रीट करता है ये बहुत ही अच्छा। और बाद में उसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि वहां 1-1 बजे तक, 1:30-1:30 बजे तक लोग खड़े रहते थे रात को, लेकिन उसकी जो भीड़ है वो कम नहीं होती थी। इतना जब उतने पॉपुलर हो गए क्योंकि एक्चुअली वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। अभी ये देख के वो जो वहां का ओनर है, उसको ऐसा लगा, उस दुकान का जो मालिक, अरे क्या लोकेशन है मेरा, क्या जबरदस्त लोकेशन है, इतना इतना अच्छा वो चौक है, उस यहाँ से सब सब इतने सारे लोग आ सकते हैं, इतनी सारी बिल्डिंगे हैं, सभी लोगों को इतना जबरदस्त स्पॉट है, और इसलिए वो धंधा कर रहा है। फिर उसने वो 3 साल के बाद वो एग्रीमेंट बंद कर दिया। फिर इसने क्या किया ओनर ने, तो अपने पहचान के किसी डॉक्टर को वो वहां लेके आया और कहा चलो अभी करो, आपको बहुत जबरदस्त धंधा होगा आपका। कुछ नहीं हुआ। और दूसरे डॉक्टर को लेके उसके साथ कुछ ने और कुछ किया उसने, उन्होंने कोशिश की, उससे भी कुछ हुआ नहीं। और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ये 10 साल पुरानी कहानी। आज देखोगे तो आज फिर से वो जगह बंजर है, उस दुकान में कुछ नहीं, वो दुकान ऐसी बंद पड़ी हुई जो पहले थी। और वो डॉक्टर, जो डॉक्टर एक्चुअली बहुत अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने अभी खुद की जगह ली है, वो बहुत फेमस डॉक्टर है इस एरिया के। सेम ऐसे होता है। और सिर्फ वो डॉक्टर की जो मैंने स्टोरी बताई सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए वो स्पेशलिटी लगती है। लेकिन ऐसे कई सारे, अभी एवले अमृत के लिए जो मैं चाय की दुकान आपको दिखा रहा हूं, पहली बार उन्होंने चाय को ब्रांड बनाया, और जिसने जिसने इसकी फ्रेंचाइजी ली, ऐसे ही लीज के जैसा आप काम कर रहे हैं, बस उसके बाद लगा यार मैं खुद का चाय का दुकान डाल सकता हूँ। चाय का दुकान तो डालना है और क्या करना है। दोस्तों ये स्टोरी रिपीट नहीं करनी है, ये हर सेक्टर में हर जगह ये स्टोरी होती है। आपको पहले 5-6 साल में अच्छी तरह से इस तरह से बिजनेस में एस्टेब्लिश होना है, उसके बाद भले आप वो छोड़ के कहीं भी चले जाओ, आपकी ये पूरी व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसानों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप यहां हो या वहां हो, आपके साथ लॉयल होने चाहिए, और मार्केट का भी। तो उसके लिए उतना लीज तो चाहिए, और उसके साथ होता है मोरेटोरियम पीरियड। दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड यानी क्या, तो जब भी हम बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक बोलती है कि पहले 1-1.5-2 साल ना आप बैंक आपसे ईएमआई नहीं लेती। बैंक कहते हैं कि आपको 1.5-2 साल के बाद ईएमआई चुकाना है, क्योंकि आप पहले आप बिजनेस के ऊपर फोकस करो, बिजनेस को एस्टेब्लिश करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो 1-1.5-2 साल में बैंक जो इंटरेस्ट बैंक का होता है बैंक को चार्ज नहीं करती, बिल्कुल करती है। वो पूरा जो इंटरेस्ट है जब आपका ईएमआई शुरू होता है उसमें आता है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन में क्या होता है, एजुकेशन लोन जब आप पढ़ाई करते हो आपको लोन दिया जाता है, और लोन कब चुकाना होता है, तब चुकाना होता है जब आप पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करके आप नौकरी करते हो या कुछ भी करते हो, तब आप देते हो। वैसे ही हमारा कहना यह है कि आज जो भी डिपॉजिट, रेंट या जो भी आपका एग्रीमेंट होगा उनके साथ, उनको बोले कि 1 साल में हमें थोड़ी सी उस पर कंसेशन दीजिए। एमसीएल आपको जो उसमें देगा, जो डिपॉजिट देगा, जो रेंट देगा, उनको बोले हम लोग आज इस साल यही दे सकते हैं, और आगे के साल में जितना भी आपका है ना वो आगे आगे के 2 साल में हम लोग चुका देंगे उसको।
अभी उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हम लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस तरीके से कर रही का। आपको भी ये सीखना है। हम आपको करेंगे हेल्प उसमें। हम आपको मैं आपको नहीं बोलता कि आप अपने पैसे उसमें डालो, लेकिन जिस तरीके से मिनिमम इनिशियली कॉस्ट में हमें कॉस्ट कम करके जो काम की शुरुआत करनी है, पहले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। और कितना रेंट होना चाहिए, तो उसमें रीजनल वेरिएशन है ना। यानी आपके जगह पे 1 एकड़ जमीन का कितना भाड़ा होगा, वो आपकी जगह कौन सी उसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी एक शहर में अगर मैं देखूंगा तो 2 BHK के लिए, एक फ्लैट के लिए मैं जितना रेंट दूं शहर में अंदर, उतने भाड़े में तो मैं किसी थोड़े से दूर मुझे पूरे बंगला मिल सकता है। तो रेंट कितना होना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है। आपको वो निगोशिएशन करना है, आपको उनसे बात करें। ऑफ कोर्स हम आपको डायरेक्शन देंगे, हम आपको बताएंगे कि ये गाइडलाइन है, इसके ऐसे ही आपको काम करना है। और बिजनेस में ऐसा ही होगा। देखो बिजनेस में आपको हमेशा गाइडलाइन दी जाएगी, आपको बताया जाएगा देखो ये रास्ता है, इसमें जाओ और अपनी राह बनाओ। ये मैनेजर जैसा काम नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसा मैडम ने कहा कि हमें क्लर्क्स या नौकर ऐसे बनने हैं, बस वैसे नहीं है। उद्योजक जब बनना है ना, तो हर तहसील में हर गांव की अपनी अलग कहानी होने वाली है। कहां से मैं शुरू कर रहा हूं, क्या मेरा बैकग्राउंड है, मैं कहां से हूं, मैंने कितनी पढ़ाई की है, उससे लेके पर्सनल लेवल से लेके अगर बिजनेस की बात करूं तो मेरे तहसील में ये व्यवस्था है, ये नहीं है, जो कुछ चीजें। तो इन चीजों में जब भी हम लोग एक जगह पे काम करेंगे तो वही सेम चीज सभी तहसील में सभी गांवों में लागू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति के अनुसार नियमों के, प्रकृति के नियमों के अनुसार हर चीज की अपनी अपनी व्यवस्था होगी, इकोसिस्टम होगा। और इस पे हम आपको क्या देंगे, एक ढांचा देंगे, एक गाइडलाइन देके एक बताएंगे आपको कि इस लेवल पे इस दायरे में आपको काम करना है। वो दायरा हम हमेशा आपको देंगे, आपको हमेशा एक गाइडलाइन मिलेगी जिसके आगे चल के आपको अपने जो SOPs है, जो पद्धति है, उसको पूरा करना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक बार आपने लोकेशन फाइनल किया, एग्रीमेंट भी हो गया, तो हम लोग प्रोजेक्ट के पहले कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, यानी कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट पहला हम लोग एमकोल का करेंगे, तो आपको ये समझना जरूरी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो लोगों को कंप्लीटली डेडिकेटेड। क्योंकि हम ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो 10-15 हजार किसान जो है, जिनको हमने अपने मिशन और विजन में जोड़ा है, उनके लिए जल्द से जल्द कुछ करना। और सभी लोग आज एक उम्मीद लगाते हैं, इस उम्मीद को विश्वास में तब्दील करने का जरिया है ये प्रोजेक्ट। तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसीलिए तो क्या करना होगा, तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत 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 सुंदर ऐसे रखना है। यानी बहुत सुंदर इसका मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना है क्या, नहीं। अपने पास तो बहुत लिमिटेड, जैसे डीमार्ट की जो स्टोरी है, आपको पता है कि हम लोग जो कोल बेचने वाले हैं उसको अपर मार्केट रेट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे दूध है, जैसे पेट्रोल है, डीजल, वैसे उस लिमिट में ही हमको काम करना है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अपने खर्चे कम करें ताकि प्रॉफिट अच्छा रहे और प्रॉफिट और सब में अच्छी तरह से बटे। लेकिन इसके साथ आज जो बायोमास के प्रोजेक्ट जो भी आप देखोगे, पूरी भारत की बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो भारत में ही है ये बायोमास के प्रोजेक्ट, बायोमास ब्रिकेट के प्रोजेक्ट, यानी कचरे के प्रोजेक्ट ऐसे लगेंगे आपको, इस तरीके से वो दिखते हैं। वैसे नहीं करना है हमको, हमें अपना प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहिए। अभी एक बस्ती में सब लोग रहते हैं, एक चाल में सब लोग रहते हैं, सबके पास घर उतना ही रहता है, लेकिन आप देखोगे कोई कोई घर बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। क्यों लगता है, तो वैसे ही हमको अपने इस प्रोजेक्ट को अपने घर जैसा रखना है, साफ सुथरा रखना है। घर समझिए ना उस पूरी चीज को। जब आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार अगर ये मेरी घर है, मैं यहाँ मुझे रहना है, ये मेरा मंदिर है, तो उसमें मैं कैसे उसको अच्छा कर सकता हूं। जैसा मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी साफ सुथरा, बिल्कुल कोई कचरा नहीं होना चाहिए, ऐसा देखिए आप। व्यवस्थापन अच्छी तरीके से करिए, कोई भी आए और वहां देखे तो उनको अच्छा लगना चाहिए, वाह हमने जिसपे भरोसा रखने उसने बहुत अच्छी तरह से ये काम करके दिखाया। ये आपको करना है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत बेसिक होती है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते। सबसे पहले पीने का पानी,
अब पीने के पानी के लिए मैं बोलता ही नहीं बिल्कुल वो कूलर विलर लगाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं कूलर की, लेकिन जितनी जरूरत है उतने पर्याप्त आप वो पानी के मटके तो रखिए। एक बड़े अपने मिट्टी के मटके अगर 4-5 जगह पे आपने लोकेशन रखे, कोई भी आदमी आएगा तो उसको अच्छा पानी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक थोड़ी सी चाय की अगर आपने व्यवस्था करी, ज्यादा उसको नहीं लगता लेकिन फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सैनिटेशन, टॉयलेट्स। अभी मुझे कभी कभी बहुत ही आश्चर्य होता है कि खास करके सरकारी बिल्डिंगों में करोड़ों खर्चे होते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था देखोगे तो टॉयलेट की बिल्कुल बिल्कुल वो आप जा भी नहीं सकते। ऐसा कभी कभी टॉयलेट होता है उसका। वैसे ही अगर आप टूरिज्म में देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी टूरिस्ट अभी कहीं जाते हैं, इवन अपने भारत में भी कितने सारे लोग जब कभी जाते हैं और कहाँ रहना है वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखते हैं कि पहले उस होटल का टॉयलेट कैसे है। अगर टॉयलेट सही है अच्छा तब वो फैमिली वहां जाके रहती है। इतना इंपॉर्टेंट है टॉयलेट। और मैं नहीं कहता कि उस टॉयलेट में आपको बहुत ज्यादा खर्चा करती है, लेकिन उस टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, उसमें गंदगी बदबू नहीं आनी चाहिए। और उस टॉयलेट के आजू बाजू अगर आपने पेड़ के थोड़ी सी कुंडी मुंडी रखी, थोड़े थोड़े पेड़ से लगा, तो वो दिखने में अच्छा रहेगा। अपने घर जैसा, घर में जैसे टॉयलेट अगर आप रखोगे उस तरीके से आपको काम करना। और ये 2-3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम हमारे प्रोजेक्ट में होने वाली है। तो ये तो प्रोजेक्ट की बात हुई, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सबसे सेंसिटिव और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इस प्रोजेक्ट में जो चीजें, उसकी आज बात मैं आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पूरा काम जैसा हमने डिस्कस किया, ये पूरा काम हम लोग कर रहे हैं किसानों के लिए। उनकी उनकी जो आमदनी, जो वादा हमने उनको किया है उसके लिए। हमें सबको पता है कि हमारा जो ज्यादा मार्जिन है बिजनेस है वो आने वाला है सीएनजी से। सीएनजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो फर्टिलाइजर और बाकी कई सारी चीजें, और वही करेंगे हम। वो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ ये जो कोयला, ये जो एमकोल हम लोग बना रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य हमारे किसानों के लिए। तो अगर प्रोजेक्ट की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो कब हम लोग किसानों को बोलेंगे, कब बोलेंगे कि आप ये भी लगाओ, हम लोग लेने के लिए तैयार है, तो उसका भी नियोजन हमें आज करना पड़ेगा। और क्या नियोजन है, तो आप सबको पता है कि हमारे इस देश में 2 तरह के हंगाम होते हैं कि जहां इस रॉ मटेरियल को उगाया जाता है। एक है खरीफ, एक है रबी, लेकिन कई सारी जगह पे तीसरा भी हंगाम है। यानी एक तो है खरीफ जो बारिश के साथ शुरू होता है, जून जुलाई में आप शुरू करते हैं और अक्टूबर तक उस फसल आती है। दूसरी होती है रबी जो ठंडी के मौसम में शुरू होता है। और तीसरा इन दोनों के बीच में भी हो सकता है जिसको जैद कहते हैं। तो आज हमारे सामने क्या है, तो आज हमारे सामने है रबी का सीजन। आज हमारे सामने है कि जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक एक सीजन होता है, दिसंबर के मिड तक सीजन होता है कि जिसमें हम लोग किसानों को बोल सकते हैं कि आप अभी ये लगाओ, और वो फिर जो फसल है वो आगे के 3-4-5 महीने में तैयार होती है। ये है रबी सीजन। और अगर हम आज के तारीख में ये प्लान कर रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट्स का, और हमारा पूरा पूरा फोकस है, उद्देश्य है कि हमें इस बिजनेस व्यवस्था को एस्टेब्लिश करना है हमारे तहसील में, तो दोस्तों हमें अभी तैयार होना पड़ेगा। इस रबी के सीजन में लोगों को बोलने के बाद, ये नेपियर घास लगाने के बाद जब वो क्रॉप जब आएगी, यानी अगर आपने दिसंबर में लगाया तो ऐसा समझिए कि मार्च में ये पूरी फसल आने वाली है, और मार्च में हमें पूरी तरह से रेडी होना है। कई सारे लोग ऐसे कि जो अक्टूबर एंड या नवंबर में लगाएंगे, तो वहां जब लगाएंगे तब फरवरी में ये फसल आएगी। जब आप नेपियर घास लगाओगे तो 3 महीने बाद ये फसल तैयार होने वाली है, तब उसके बाद तो उस फसल के लिए 3 महीने के बाद हम सब रेडी होनी चाहिए। और यही अभी हमारा उद्देश्य है, यही हमारी प्लानिंग है कि हमारे पास टाइम नवंबर या मिड दिसंबर तक है। हमें ये पूरी जो चीज है, जो पूरी व्यवस्था ये पूरी करनी है। और इसके साथ इस नवंबर या इस दिसंबर में हमें किसानों को बोलना है कि अभी आप लगाओ, हम आपसे इस फरवरी मार्च में इसको जब भी ये फसल आएगी हम उसको खरीदेंगे। और दोस्तों यही तो है ना पर्व। जब भी हम लोग कहते हैं, हम लोग अभी इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि अब नए पर्व की हमने शुरुआत की है, बिजनेस पर्व की शुरुआत की है, तो इसका सबसे कोर क्या है कि माल, उस प्रोडक्ट का उत्पादन करना और उसको बेचना। तो ये पूरी जो कहानी, ये पूरी जो एक्टिविटीज है, उसको तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक हम एक्चुअली वो माल को तैयार करके बेचते नहीं। तो आप सबका ये उद्देश्य, हम सबका, आप सबका नहीं, हम सबका,
कि हमें आप सभी की फैक्ट्री फरवरी मार्च में शुरू ही करनी है। रिवोल्यूशन बोलेंगे तो उसी तरह से होना चाहिए ना, कि आपको कुछ भी करके अभी इस रबी हंगाम को टारगेट करके अपना काम उस तरह से करना है, और अपने प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हमें फरवरी मार्च में इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, यानी प्रोडक्ट तैयार करना और बेचना है उसको। और यही सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में काम है। और इस काम में पहले फेज में कम से कम कितने प्रोजेक्ट लगाने, तो 250 प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। अभी आपको हमेशा लगेगा क्या सर हमेशा ये 200-250 इतने प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये सीएनजी के बारे में भी भाई पहले फेज में 225 प्रोजेक्ट की बात की, अभी चल रहा है वो काम। एमकॉल के बारे में क्यों इतनी करने की बात है? लोग शायद ऐसे भी कहते होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि एक यहां देखने का नजरिया ऐसे भी है कि अगर 10, 15, 20 प्रोजेक्ट भी आपने इमीडिएटली स्टार्ट किए, जहां आप किसानों से माल ले रहे हो, माल तैयार कर रहे हो, बेच रहे हो, ऐसी व्यवस्था करी तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। सभी लोग को पता चलेगा कि एमसीएल जो बोल रही है वो कर रही है, पैसा अच्छा हो रहा है, वो मेरा होने वाला है, और उस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। तो क्यों इतने ज्यादा 250 प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं? तो दोस्तों ये तो हुआ एक नजरिया। दूसरा नजरिया ये है कि किस विजन और मिशन के साथ हमने ये सब कुछ शुरू किया है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब कुछ? बिजनेस के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, मिलके इस दुनिया को बचाना है, हमारे धरती माँ को उसकी रक्षण करना है। अगर उसका रक्षण करना है, उसको बचाना है, तो दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि हम जब कोयले की बात कर रहे हैं तो हमें दुनिया को जितना भी कोयला लगता है उसके लिए 20% कोयला तैयार करना और उसको बेचना है। एम कोल तैयार करना और बेचना है, यह हमारा उद्देश्य है। यानी अगर कौन कितना बायोमास तैयार कर रहा है, बायोमास ब्रिकेट, इसका तो हम लोग कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो तो छोड़ ही दीजिए। जो उद्देश्य लेके आज एमसीएल उतरी है, तो एमसीएल का उद्देश्य ही है कि हमें 20% कोयला तैयार करना और उसको बेचना है। आपको पता है कि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया कोयले से नफरत करती है, आज की तारीख में जब हर देश में कोयले को लेकर आंदोलन छिड़ रहा है, हर जगह लोग बोल रहे कि कोयला बैन करो इसको, कोयले को, क्योंकि कोयला ही नंबर 1 हमारा दुश्मन है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। ऐसे कंडीशन में जब पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, तब कोयला कितना लगता है? तब कोयला लगता है 8,000 मिलियन टन पर साल का, 800 करोड़ टन साल का। जब पूरी दुनिया खिलाफ है, मोमेंट हमने दुनिया को बोला कि ये देखो एम कोल है, ये कोयला जलाने नहीं, ये कोयला बचाने के लिए आया है कुछ दुनिया को, पृथ्वी को। तो यही जो 8,000 मिलियन टन का ये जो मार्केट है, ये देखते देखते 10,000, 12,000, 15,000 मिलियन टन का होने वाला है। क्योंकि जो आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए जो अलग अलग पैसे जो कर रहे हो लोग, सोलर पैनल क्या बना रहे हैं, विंड, ये कुछ नहीं है, ये सबसे सस्टेनेबल चीज है जो हम लोग कर रहे हैं। कुदरत के नियमों के अनुसार जो काम होना चाहिए वो ये है जो हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हमें इतने सारे प्रोजेक्ट, इतना सारा बड़ा काम, इतने सारे लेवल में जाके काम करना है, तो दोस्तों हमें उस तरह की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमें 20% कोयला तैयार करना और दुनिया को बेचना है, तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कम से कम, यानी आपके हर तहसील में, मैं सिर्फ 250 तहसील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि हमारे देश के ये 5,500 तहसील में 40 से 60 प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके 20% लगाएंगे हम लोग। आप जो भी काम आज कर रहे हो ना, कोई भी काम लोकेशन के लिए कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, मोरेटोरियम की बात, सब कुछ घूम रहे हो, यहां वहां जाओ, ये मेहनत आप उस एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर रहे। ये प्रोजेक्ट उस 40, 50, 60 प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं जिसकी क्षमता आज आपके तहसील में है। और मुझे बताने की जरूरत है बार बार, आप जब यहां तक आए हो तो आपको पता है कि 100 टन माल हर दिन आने के लिए रॉ मटेरियल इतनी ही जमीन लगेगी सिर्फ, और मेरे तहसील में इतनी जमीन है तो मैं कितने प्लान कर सकता हूं, ये आपको पता है। और जो मेहनत आज आप कर रहे हैं ना, वो वही मेहनत है जो इस प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट आगे रेप्लिकेट करेगी। ये वही मेहनत है जो मैकडोनल्ड के उन्होंने इनिशियल लोगों ने सिर्फ एक दुकान पे की थी, मैकडोनल्ड के। ये वही मेहनत है जब हल्दीराम ने एक पहले दुकान में नागपुर में की थी। ये वही मेहनत है जो एक चाय के लिए वो अमृत तुल्य करके चाय,
उसपे उन्होंने भाइयों ने वो की थी एक चाय के ऊपर, एक चाय की दुकान के ऊपर। तो ये मत सोचिए कि आप मुझे कैसे भी करना, मैं जब आपको कुछ बोलता हूं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, देखो आप ढूंढो, फिर पूरे चप्पा चप्पा छान मारो, करो। और एक प्रोजेक्ट नहीं है ये, आप उसकी नींव बना रहे हो, फाउंडेशन तैयार कर रहे हो। तो जो मैं कहता हूं कि हमें 250 प्रोजेक्ट करने हैं पहले फेज में, ये कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा समुद्र में जितना जो जरूरत है उसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अभी क्या जरूरत है मैं आपको बोलता हूं, जरूरत है टाइम बाउंड मैनर, यानी टाइम टेबल, ये जो हमारा टाइम बाउंड मैनर में काम करने के। अभी कितना भी बहुत ज्यादा समय तक हम लोग इसको नहीं एक्सटेंड कर सकते। हमारे पास अभी ये आगे के 2 महीने हैं। किसी भी सूरत में हमें नवंबर दिसंबर में किसानों को बोलना ही पड़ेगा कि अभी आप लगाओ, मार्च में, फरवरी मार्च में हम लोग आपसे खरीदेंगे। क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया, अगर हमने ये काम किया नहीं अभी, तो कौन, रबी अगर गया तो फिर खरीफ, तो फिर आगे आप जून जुलाई में आपको करना पड़ेगा ये नेपियर घास। और जून जुलाई में अगर आपने नेपियर घास करेंगे तो उसकी फसल जो आएगी, उसकी फसल आएगी फिर आगे के अक्टूबर में। तो आज जो काम कर रहे हैं उसकी एक्चुअली प्रोडक्शन फैक्ट्री की शुरुआत कब होगी, आगे अगले साल में, आगे के अक्टूबर में। तो दोस्तों हमारे पास अभी इस नवंबर दिसंबर तक इतना ही वक्त है। अभी हमें इस नवंबर दिसंबर तक कंपलसरी हमारा जो प्रोजेक्ट, जो आपके तहसील में जो भी आपको आप लोकेशन फाइनल कर रहे हैं, उसके आजू बाजू किसानों को बोलना ही पड़ेगा कि अभी आप करिए, आप लगाइए। और इस लिमिटेड टाइम पीरियड में टाइम बाउंड मैनर में ही करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मार्च में आपकी एग्जाम है 10वीं की, तो क्या बस वैसे ही आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, आप साल भर पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो कुछ है, आप होशियार हो नहीं हो, जो कुछ है, लेकिन अभी उसमें एग्जाम देनी पड़ेगी। और अभी इस महीने में हमें यो प्लांट के प्रोडक्शन शुरू करना है। और हमेशा याद रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं जो बोलता हूँ एमबीपी, ये सैटरडे सेशन, ये देखो ये करना है। अगर आप उसके लिए पढ़ाई करनी है, जो कुछ हम लोग बोलते करो, तो ये करना ही करना है। क्योंकि जो चीज जिसमें हम लोग जा रहे हैं ना, ये बिजनेस, ये कॉम्पिटिशन है ही नहीं, युद्ध है ये, युद्ध। आपको जो लगता है कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना सब कुछ है, मैं हम लोग ऐसा करेंगे, और हम लोग पूरी दुनिया के लिए दवाई लेके आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया एकदम पूरे ओपन हैंड से हमें एक्सेप्ट करिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट, ये जो ऑयल एंड गैस, ये जो एनर्जी की व्यवस्था है, ये इतनी भीषण है, ये इतनी जटिल है कि बाहर की कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो अपने देश की बाहर की, वो ऑयल एंड गैस में यहां भारत में बिजनेस नहीं करती। अगर वो नंबर 1 कंपनी भी है, जैसे आरामको कंपनी, अगर उसको भारत में आना है तो उसको आना ही पड़ेगा रिलायंस के साथ। ब्रिटिश पेट्रोलियम करके बाहर की कंपनी है, उसको शुरू करना ही पड़ेगा अपना पेट्रोल पंप जियो के साथ। आप बाहर कितने भी हो, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है इस एनर्जी की, इस पेट्रोल डीजल की, इस पूरे ईंधन की, तो इसमें अभी जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, मैं आपको बोलता हूं, तो इसमें सभी वो शामिल होते हैं। वो आप इस व्यवस्था को आगे जाके अगर कुछ काम करना है तो उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उस तरीके से इस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको लगेगा कि एक तहसील है, तहसील में तो कितने 50-60 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मैं अपना 10-15 कर लूं, बाकी की कंपनी आएगी वो अपना अपना कर लेंगे, सब अपना अपना बिजनेस करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऑयल एंड गैस में ऐसा नहीं होता। ऑयल एंड गैस यानी मोबाइल नहीं है कि बस 50 कंपनी आएगी और मोबाइल का बिजनेस करेगी, ई कॉमर्स नहीं है दोस्तों। इसमें जब कोई कंपनी, एक तो मैं बार बार हमेशा बोलता हूं कि एक बार आपने प्रोजेक्ट शुरू किया ना, 50 लोग रहेंगे वहां सेम आपके जैसा काम करने के लिए। मैं अभी लिख के देता हूं, 50 अलग अलग लोग रहेंगे उसमें। ऐसा समझिए कि 2-4-5 बहुत बड़े कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। और ये जब आएंगे ये देखेंगे कि आपको पूरी तरह से वो आपको बिल्कुल कुछ करने नहीं देंगे। अगर आपको काम करना है तो आपको बस पूरी तरह से सरेंडर होना पड़ेगा, आपकी कंपनी उनको बेचनी पड़ेगी और उनके अंदर काम करना पड़ेगा, यही तरीका होता है। वे बोलते हैं मोबाइल जैसा नहीं है कि कोई भी नोकिया आ सकता है बिजनेस कर सकता है, एप्पल आ सकता है बिजनेस कर सकता है, और उसको कोई एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती। ये अलग सेक्टर है। इस सेक्टर में, इस एनर्जी में, इस ऑयल एंड गैस में इसी तरह का काम होगा। एक तो आप रहेंगे, नहीं तो सामने वाला रहेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो चीज मैं आपको बोलता हूं ना,
ये एमवीपी कीजिए, सैटरडे सेशन कीजिए, हर ग्राम पंचायत के लेवल पे अपना जो उद्योजक है उसको उसको बड़ा कीजिए। अभी एमवीपी को लेके भी हम लोगों ने बहुत उसका शिथिल किया है, रिलैक्स किया है। वो आप अपने सीनियर बीडीए से पूछो, वो बताएंगे आपको क्या करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन में हजारों प्रॉब्लम की एक दवा है सैटरडे सेशन। अगर कुछ भी, अब मैं अभी देख रहा हूं कि हमारे कितने सारे उद्योजक हैं, आप जैसे जैसे आपका पॉपुलर, आप देखो अभी तो बिजनेस करना होना बाकी है, शुरू होना बाकी है, लेकिन आज भी जो आप काम कर रहे हो, 10,000 15,000 लोगों को लेके आप जा रहे हो, इतनी बड़ी आप एक विजन और मिशन लेके जा रहे हो, तो लोग जलने वाले रहेंगे, लोग तकलीफ देने वाले रहेंगे, दुश्मन तैयार होंगे आपके। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑलरेडी दुश्मन है और जिनको अभी कुछ मिला है आपके ऊपर कुछ करने के लिए, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन ये सैटरडे सेशन ऐसी चीज है, 100 दुश्मन हो अगर आपके तहसील में, आप अकेले हो अगर, कंपलसरी हर हफ्ते सैटरडे सेशन सिंसियरली कीजिए। हर हफ्ते अपने गांव के लिए, अपने तहसील के लिए एक दिन, जैसे गुरुवार को हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं, रविवार को मास के लिए जाते हैं, वैसे तहसील के लिए एक आधा घंटा खड़ा रहिए ना। और मैं नहीं बोलता वहां एमसीएल का कुछ प्रमोशन मत कीजिए, आपके कंपनी के बारे में कुछ मत बताइए, लेकिन हमारे गांव के भविष्य के लिए, हमारे तहसील के भविष्य की तो बात कीजिए ना। अगर वहां गांव की नदी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो समाज के हित है, उसके लिए खड़े होइए ना। क्योंकि अगर आप सिंसियरली ये काम करोगे तो ये ये ऐसी चीज है कि अगर आपके दुश्मन भी है बहुत सारे, लेकिन उनको भी उनकी फैमिली है, उनके बीवी बच्चे हैं, माता पिता है, और अगर आप सिंसियरली काम करते हो, 1 2 3 4 हर हफ्ते कर रहे हो आप, तो एक तो बात समझ में आती है ना कि ये आदमी भले कैसे ही हो, पर्सनली शाम कैसे भी हो, लेकिन हर हफ्ते वो आता है, हर हफ्ते इस चीज को आगे लेके जाने की कोशिश करता है, उस विजन और मिशन के लिए सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हो। अब मुझे बताइए वो दुश्मन क्या करेगा। लेकिन आप जब ये सैटरडे सेशन ही नहीं करोगे, और जो मैं बोलता भी नहीं ना कि बिल्कुल कुछ मत, प्रोडक्ट बिडक्ट धंधा बिंदा कुछ मत बोलिए उसके बारे में, आप ऐसी चीजें बोले और कोई नहीं करता। देखो लोगों को भी क्या चाहिए, मैं आपको बोलता हूं, जो लोग भी है ना हमारे गांव में, हमारे देश में, क्या चाहिए उनको, ये पैसे वैसे के लिए सब लोग खड़े हैं क्या, ऐसा नहीं कुछ। उनको चाहिए कि कोई ऐसा आदमी हो जो उनके भविष्य के बारे में सोचे, कोई ऐसा आदमी हो जो सिंसियरली उसके ऊपर काम करे और हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करें ना, आप अगर खुद हो, आपके पास 2-4 एमबीपी करिए ना, हर हफ्ते एमबीपी सैटरडे सेशन। जैसे मैंने कितनी बार आपको कहा कि इसकी पद्धति क्या है, नहीं कोई आगे आ रहे तो सब अपनी फैमिली के या अपने आजू बाजू के जो 2-4 मेंबर उनको सामने खड़े रख के चालू तो कीजिए। आप लोगों को पता तो चले कि हर हफ्ते ये आदमी इसी जगह पे, इसी टाइम पे जाके हमारे भविष्य के लिए कुछ कर रहा है, आज के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ कर रहा है। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना सिर्फ आपको एक कंपटीशन, ये जो वॉर की बात कर रहा हूं ना मैं, इसके आगे रखेगा हमेशा, लेकिन ये सभी लोग आपके लिए हमेशा जिंदगी भर खड़े रहेंगे। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस इसमें करोगे। और ये जो विजन है हमारा कि हमें अपने तहसील को एक राज्य बनाना है, एक सुजलाम सुफलाम राज्य जो पूरी तरह से 100% आत्मनिर्भर हो। कोई भी चीज अगर हमें हमारे गांव को लगती है, तहसील को लगती है, तो कोई जरूरत नहीं कोई आए हमारे ऊपर उपकार करे। एजुकेशन हो या अच्छे रोड्स हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, स्कूल वगैरह, बाकी सब कुछ जो चीजें, पानी की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, अब ये सब चीजें अगर गांव में करनी है, तहसील में करनी है, तो पैसे लगेंगे ना, पैसे बहुत जरूरी है। और आप सोचिए कि एक प्रोजेक्ट जब हम लोग तैयार करेंगे एमकोल, और उसको माल बेचेंगे ना हम लोग अपने तहसील के 30 लाख रुपए, एक प्रोजेक्ट की वजह से 30 लाख रुपए हम अपने तहसील के लिए तैयार करने वाले। अब ये पूरे कैलकुलेशन वगैरह मैं करके आपके सामने बैठा हूं, हो सकता है जब हम लोग करें तब आप भी देखोगे उसके, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट का है। तो सोचिए जब 40 50 60 प्रोजेक्ट आप लगाओगे तहसील में, तो उसके साथ कितना बड़ा जनरेशन, कितना कितना बड़ा फंड, कितने अच्छे पैसे हमारे तहसील के लिए हम लोग तैयार करने वाले। यानी आप किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, इनकम बहुत जबरदस्त करने वाले हैं, कितनी सारे इंप्लॉयमेंट जनरेशन इसमें होने वाली है,
उनके हाथों में जब पैसा होगा तब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये अलग बात है। तब दुकानें ज्यादा होगी, कपड़ों की दुकानें चालू होगी, रेस्टोरेंट चालू होगा, वो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो अलग बात है जब उनके हाथ में पैसा है। उसके अलावा मैं बोल रहा हूं कि हम लोग ये पैसे सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों के लिए, सिर्फ कम्युनिटी के लिए, सिर्फ हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए जब रखेंगे तो कौन सा ऐसा तहसील रहेगा बताइए आप कि जिसको हम सुजलाम सुफलाम नहीं कर सकते, समृद्ध नहीं कर सकते। और जो भी हमने काम किया, जो भी हमने अभी तक देखा कि भारत देश इतना महान था, इतना समृद्ध, आज भी उसके जो चीजें हैं, जो मंदिर है, वो दुनिया में लाज है, उसका कंपैरिजन ही नहीं। कैसे कैसे हुआ ये? ऐसा नहीं ना कि हमारा राजा जाता था, किसी राजा के साथ लड़ाई करता था और उसको लूट के पैसे लेके आता नहीं आता था, ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चर, खेती, अर्थव्यवस्था, ये बिजनेस जो है उसकी वजह से हम लोग इतने महान बने। दोस्तों वही काम हम लोग कर सकते हैं इस एमकोल के साथ, लेकिन इसके लिए हमें मिलके हमारे फैमिली को दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली बनानी पड़ेगी जो इस बिजनेस में काम कर रही है। और अगर आप देखोगे तो मैं इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूं बायोकोल की, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ना, जो बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे बड़ा माल तैयार कर रही है और बेच रही है, उसकी कैपेसिटी है 250 टन दिन की, प्रतिदिन की। अपने देश में जो सबसे बड़ी होने का दावा करती है उसकी कैपेसिटी है 60 टन प्रतिदिन की। हमारा लक्ष्य है कि हमें 250 प्रोजेक्ट के साथ हर दिन तैयार कितना करना है, 7,500 टन दिन का। अब ये 7,500 टन दुनिया की जो सबसे बड़ी जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे 30 गुना है। भारत में सबसे बड़ी जो फैक्ट्री होने का दावा करते हैं उससे 100 से भी ज्यादा गुना ये बड़ी कैपेसिटी है। तो हमें नाज होना चाहिए कि अरे बाप रे, हम तो इतनी बड़ी कैपेसिटी को निर्माण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब दुनिया की बात करनी है, क्योंकि ये कोयला इतने बड़े स्केल में बेचा जाता है पूरी दुनिया में, क्यों कोयले के पीछे सब लोग बैठे लगे हैं कि वो कोयला बंद करो बंद करो। बहुत बड़ी लेवल पे इसको जलाया जाता है और इतना प्रदूषण होता है। तब इसको जब 20% की बात कर रहे हैं हम लोग, 1% जब माल तैयार करना है ना, सिर्फ 1%, 1.2%, तो उस 1% के लिए हमें दिन का 3,30,000 टन तैयार करना पड़ेगा। मैं दिन की बात कर रहा हूं, 3 लाख यानी 7,500 टन अगर हम लोग पकड़े तो 3,30,000 टन जाएंगे, तब 1% से ज्यादा 1.2% दुनिया के लिए तैयार करेंगे आज के हिसाब से, 8,000 मिलियन टन के हिसाब से। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपके हर तहसील में, यानी ये पहले 250 नहीं और जो हमारे साथ अभी 800 800 वो नहीं, हमारे सभी 5,500 तहसील में 2 प्रोजेक्ट चालू करने पड़ेंगे अगले साल के एंड तक। तब जाके दुनिया के लिए 1.2 इतना % बना सकते हैं और तो एक बड़ा नाम हमारी पूरे फैमिली का हम लोग कर सकते हैं। और ये कब करना है? अगर 5,500 तहसीलों में 2-2 प्रोजेक्ट आगे के साल के एंड तक करना है, तो आपको अपने तहसील में फरवरी मार्च में पहली फैक्ट्री तो चालू ही करनी पड़ेगी ना। आप एक 250 है, उसको 300 करिए। आप अगर 2 साल से हमारे साथ है या 2 महीने से है या 2 हफ्ते से, आप सोचे कि मुझे फरवरी मार्च में करना है काम, क्योंकि ये पहला काम करेंगे तब दूसरी फैक्ट्री की हम लोग शुरुआत करें, तब आप अगले साल एंड तक आपकी दूसरी फैक्ट्री भी लगेगी और चालू हो जाएगी। और उसके साथ तो हमें कितने सारे तहसील में भी काम करना है। तो फरवरी मार्च तक फैक्ट्री चालू ही करनी है, बस इतना आप फोकस कीजिए और इस काम को करिए और बहुत ही एग्रेसिवली कीजिए। तो टाइम बाउंड मैनर में कीजिए। जो भी हमने आपको बताया है कि हम लोग सिखाते हैं नहीं, गाइडलाइन देने की कोशिश करते हैं। सिखाता हो तो कुछ नहीं, हम लोग खुद सीख रहे हैं काम करके करके सब लोग। लेकिन करिए, अभी इसको टाइम बाउंड मैनर में करते हैं और फिर से अगर मिल के हम लोग ये सब किए ना, तो हम लोग पूरी दुनिया को दिखा देंगे। ये 1.2% भी जो है ना कोयला, ये बहुत बड़ी लेवल होगा जब हम लोग एमकोल लेके जाएंगे मार्केट में। और ये हमारे देश को फिर से एक बार दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाएगा। और इतना ही नहीं, इस सभी आपके तहसील, कौन सी भी बोली भाषा हो, जो भी संस्कृति है, अपने आप में एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा जबरदस्त अच्छा काम आप चालू रखिए और ऐसे ही टाइम बाउंड में इसको करते हैं और अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाते हैं। धन्यवाद।